मुस्कुराता हुआ हर चेहरा खूबसूरत लगता है, उस चेहरे का नूर ही कुछ अलग लगता है। ज़िंदगी की हर पहेली की हल है मुस्कान, दिल की खुशी की पहचान है मुस्कान। यूँ तो बिना किसी वजह के बहुत बार लबों पे आ जाती है मुस्कान, किसी की बेरंग ज़िंदगी का हसीन रंग है मुस्कान। नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ गरिमा। दर्शकों, हमारी मुस्कान हमारी पहचान का, हमारी व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, हंसते खिलखिलाते चेहरे सभी को अच्छे लगते हैं और इस मुस्कान को बनाए रखने में हमारा साथ देते हैं हमारे मजबूत और स्वस्थ दांत। जी हाँ, दांत हमारे शरीर के बहुत ही ज़रूरी अंग है, या यूँ कहें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक शोध में ये भी पाया गया है कि हमारे मुंह की सेहत हमारे शरीर की सेहत की जितनी ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि मुंह की सेहत का असर हमारे पूरे शरीर की सेहत पर भी कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। तो जब हमारे ओरल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है तो इसका ध्यान रखना भी फिर ज़रूरी हो जाता है ना। तो मुंह के स्वास्थ्य का असर हमारे समग्र स्वास्थ्य पर किस तरह से पड़ता है, किस तरह से हम अपने मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक शर्मा जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है राजकीय दंत महाविद्यालय IGMC शिमला में। डॉक्टर दीपक शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है। डॉक्टर दीपक शर्मा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुंह का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे हमारा यही रहेगा कि मुंह का स्वास्थ्य किस तरह से हमारे समग्र स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव रहता है। देखिए, पिछले एक दशक में शोध से काफ़ी ये बात साफ़ हो चुकी है कि मुंह का जो स्वास्थ्य है या मुंह की जो बीमारियां हैं उनके संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और उसमें मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा जो हमारे हृदय के रोग हैं और जो डायबिटीज़ है, इसका सीधा जो संबंध है वो मुंह के स्वास्थ्य से है। तो जिस तरह से अगर हम स्वास्थ्य मुंह का ठीक नहीं होगा तो डायबिटीज़ का ज़्यादा होना या उसका जो इलाज नॉर्मली जिसमें उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, सुधार आ रहा है, वो उसमें भी कमियाँ देखी गई है। और इसी के साथ साथ ये भी पाया गया कि जिन लोगों का मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनको जो हृदय रोग हैं वो या तो कम उम्र में आ रहे हैं या फिर काफ़ी गंभीर हृदय रोगों से उनको ग्रसित होना पड़ रहा है। तो इससे ये चीज़ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपने मुंह का और दांतों का और अच्छी तरीके से संभाल रखी जाए। जी, आपने एकदम सही कहा। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बीमारियों की बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि मुंह का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो जो ओरल हेल्थ से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो कौन सी ऐसी बीमारियां रहती हैं जिससे फिर हमारे पूरे स्वास्थ्य पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ता है? जी, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से 90% से ज़्यादा लोगों में किसी प्रकार का डेंटल कैविटीज़, जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, या मसूड़ों की बीमारी या पायरिया, ये देखा गया है। और इससे न केवल दांतों की खाने की क्षमता कम होती है, बल्कि आप देखेंगे कि देखने में भी इतना सुंदरता में भी कमी आती है। और जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा दांतों की और मसूड़ों की बीमारी होंगी तो पूरे शरीर पर भी उसका असर जो है वो दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो डेंटल कैविटीज़ हैं, हमारे गम्स में मसूड़ों की बीमारियाँ, पायरिया, या फिर ओरल कैंसर्स हैं, या किसी तरीके के सफ़ेद या लाल कलर के जो धब्बे हैं वो भी मुंह में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और जिनको समय पे उनको देखना और उनके लक्षणों को समझना और उसके लिए डॉक्टर से परामर्श करना ये अति आवश्यक हो जाता है। जी, देखिए, जब भी हम डेंटल हाइजीन की बात करते हैं या डेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बीमारी हमारे दिमाग में आती है वो है कैविटीज़ या दांतों में कीड़ा लगना। तो डॉक्टर साहब, हम इस बीमारी के बारे में आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। ये क्यों होती है, इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से बचा जा सकता है कि ये बीमारी हो ही ना? देखिए, डेंटल कैविटी जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ये देखी जाती है। तो इसका मुख्य रूप से जो जिस तरह का हम खाना खाते हैं वो एक बहुत ही मुख्य कारण रहता है। तो जैसा आजकल के टाइम में जो चिपचिपे पदार्थ हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं या मीठे पदार्थ हैं जो कि दांत की सतह पर काफ़ी समय के लिए रहते हैं और साफ़ नहीं होते, वो धीरे धीरे दांत की जो ऊपरी परत है जिसे हम इनेमल कहते हैं उसको धीरे धीरे गलाना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से इनेमल जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है दांत को, जब वो कम होने लग जाता है या वो उसके बाद वो जो सूक्ष्म कीटाणु हैं वो धीरे धीरे जो दांत
दांत की जो नसें हैं या पल्प है वहाँ तक पहुँचते हैं, और इससे जो कैविटी है वो दांतों की जड़ों तक पहुँचती है, हड्डी का में इन्फेक्शन करती है, और कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आपके पास दांत निकालने के अलावा कोई और समाधान नहीं रहता। तो इसके लिए मैं हमेशा यही परामर्श दूंगा कि जब भी कभी किसी तरीके का आप ये महसूस करें कि दांत में कैविटी हो गई है या थोड़ा सा छेद हो गया है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए आप जो है डॉक्टर का परामर्श लें और ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि शुरुआत में छोटी कैविटीज़ के लिए एक छोटी फिलिंग से उसका रोकथाम की जा सकती है, परंतु अगर वही इन्फेक्शन बढ़ता चला जाए और जैसे मैंने बताया कि जो नसें हैं या पल्प है वहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको रूट कैनाल करना पड़ सकता है या और जो एडवांस ट्रीटमेंट हैं वो करने पड़ सकते हैं। तो अपना खाने पीने का ध्यान रखें, जिसमें ऐसे पदार्थ जो कि चिपचिपे उस तत्व के रहते हैं वो कम खाएं। ब्रशिंग का तो कोई और समाधान या कोई और तरीका है ही नहीं, उसको आप बच ही नहीं सकते हैं। वो तो हम बचपन से ही हमारा नैतिक ये नियम रहता है कि सुबह और शाम ब्रश करें, वो हमें वो करना अति आवश्यक है और थोड़ा समय लगाएं। और ख़ासकर ये जो ब्रश करने की आदत है ये बचपन से ही डालना बड़ा ज़रूरी है। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को यह हैबिट डालें कि सुबह नाश्ता करने के बाद वो समय लगाएं, 2 मिनट कम से कम लगाएं, ब्रश करें और ये देखें कि दांतों की सारी जो सतह है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। और रात को ब्रश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, रात को भी सोने से पहले ब्रश किया जाए। तो सफाई रखें दांतों की, मुंह की सफाई रखें, खाना पीने में भी सुधार रखें। कुछ ऐसे खाने जैसे जो फाइब्रस खाना होता है, सलाद या फ्रूट्स, ये खाने से दांतों की स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मसूड़ों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और साथ में कुछ भी समस्या हो दांतों की, उसके लिए घर में उपचार ना करें, बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर को दिखाएं और जो भी उचित उसका इलाज होगा वो समय के अनुसार करवाएं। जी डॉक्टर साहब, बीमारियों के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन आपने बात की है ब्रशिंग की। तो देखिए, हम छोटी उम्र से सुनते आ रहे हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत जो ओरल हेल्थ है वो तभी सही रहेगी। ब्रशिंग का तो हमने सीख लिया कि 2 बार करना चाहिए, लेकिन वो 2 बार कितने समय तक और किस तरह से करना चाहिए, अगर इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रश जो है कोशिश करें सुबह नाश्ता करने के बाद करें, क्योंकि हमें इस तरह से आदत है कि हम उठते ही ब्रश करते हैं। तो जब हम नाश्ता करते हैं तो कई बार वो जो खाना है वो दांतों के बीच में या मसूड़ों में फंसा रह जाता है और वो साफ़ नहीं होता काफ़ी समय तक। तो बेहतर रहेगा कि नाश्ता करने के बाद ब्रश करें और ब्रश करते हुए ये ध्यान दें कि जो दांत के सारे सतह हैं वो साफ़ हो जाएं। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं मसूड़ों से, मसूड़ों के लेवल से आप शुरू करेंगे जहाँ दांत और मसूड़े मिलते हैं, और हल्का सा ब्रश को मसूड़ों के अंदर डालते हुए और 4 से 5 बार उनको आगे पीछे से क्लीन करना है। उसके बाद धीरे धीरे जो दांतों की ऊपर वाली सतह है उसको भी क्लीन करना है। ऐसे करके आप 3-3 दांतों से शुरुआत करते हुए और जो आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो तालू वाली जगह है या जीभ वाली जगह है उसको भी आप इस तरह से क्लीन करेंगे। 3-3 दांतों का लेते हुए आप क्लीन करेंगे। और ऊपर से ऊपर वाली जो सतह है दांत की, इसके ऊपर भी आपने जो है क्लीन करना है, इसको भी क्लीन करते हुए आगे 3-3 दांतों के ग्रुप में ब्रशिंग करनी है। फिर जो आगे वाले दांत हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इसमें कई बार ब्रश जो है वो लंबा नहीं जाता, तो आपको इस तरह से करते हुए दांतों का पूरा जो सरफेस है, पूरी जो सतह हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि वो सारी तरीके से साफ़ हो रही हैं। तो इसमें जल्दबाजी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शीशे में देखते हुए ये सुनिश्चित करें कि सारे दांतों के जो सतह हैं वो साफ़ हो रही हैं। तो 2 मिनट का समय तो इसमें लग जाता है और इतना ध्यान से करेंगे तो दांतों के सारे सरफेसेस क्लीन होंगे। और दूसरा, जो यह ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत आपने सख्त ब्रश नहीं इस्तेमाल करना है, नरम या मुलायम जो ब्रश है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी लोग ब्रश को बहुत ज़ोर से करते हैं, उससे क्या होता है कि दांतों की जो ऊपरी सतह है, जो इनेमल है या जो दांतों की जड़ें हैं जो कि मसूड़ों के अंदर होनी चाहिए, वो धीरे धीरे छिल जाती हैं और उसमें मरीजों को ठंडा लगना या खाना फंसना मसूड़ों के अंदर, वो समस्या हो जाती है। तो सेंसिटिविटी की, हाँ जी, तो नरम ब्रश इस्तेमाल करें और हल्के हल्के करें और ये देखें कि सारी दांतों की जो सरफेस है वो क्लीन हो गया।
जी, देखिए ब्रश तो हमने कर लिया, इसके साथ ही जो आजकल हम सुनते हैं कि माउथ वॉश का इस्तेमाल, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, तो उसका किस तरह से सही तरीके का उसका जो इस्तेमाल है उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हर परिस्थिति में माउथ वॉश का इस्तेमाल करने का तो जो सलाह है, परामर्श नहीं दिया जाता, पर जिन भी लोगों में, जिन मरीजों में अगर कुछ मसूड़ों की समस्या है या ये देखा गया कैविटीज़ ज़्यादा हैं, उन लोगों को माउथ वॉश से बहुत फ़ायदा होता है। तो वो आप चिकित्सक से परामर्श करके ही लें, और जिस तरह से हम बताते हैं कि उसको आपने 10 मिलीलीटर या जो ढक्कन होता है माउथ वॉश का, उसके ऊपर जो निशान है 10 ml का, उतना आप भरें और उसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह पूरे मुंह में जो है कुल्ला करके उसको घुमाएं, और उसके बाद 10-15 मिनट तक कुछ खाएं ना, ताकि जो उस दवाई का असर है वो मुंह में या दांतों में काफ़ी समय तक रहे। तो पर सिर्फ तभी जब आपका जो डॉक्टर हैं वो उसका आपको सलाह दे रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, हम दांतों की बीमारी की बात कर रहे थे, हमने बात की कैविटीज़ की, अब हम आते हैं पायरिया पर। ये क्या बीमारी है, ये किस तरह से होती है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस बारे में हमें कुछ बताएं। जी, देखिए, पायरिया का भी जो बेसिक कारण है, जो मुख्य रूप से अगर दांतों की सफाई नहीं होगी और खाना मसूड़ों में काफ़ी टाइम तक फंसा रहेगा, और तो उससे मसूड़ों में धीरे धीरे जो है संक्रमण या इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे मसूड़े ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें खून आना शुरू हो जाता है। और कई बार मरीज़ ये देखते हैं कि खून आ रहा है मेरे मसूड़ों में, और वो ब्रश करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, उसकी वजह से हो रहा है, जबकि उसमें तो और ज़्यादा सफाई के ध्यान देना चाहिए। तो उससे जो मसूड़े हैं और उसके बाद दांतों की जो हड्डी हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, उनमें संक्रमण होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से दांतों का हिलना जो है या बदबू आना ये देखा जाता है। तो इसके लिए भी आप जो है अपना ब्रशिंग करने में कोई भी कोताही ना करें। वो आप सुबह शाम आपने उस पर ब्रशिंग करने, थोड़ा समय लगा के ब्रश करना है। और अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि दांतों से खून आ रहा है या काफ़ी समय से बदबू आ रही है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं। उसमें स्केलिंग, जैसे दांतों की सफाई हम कहते हैं, वो जो है उससे जितना भी जो परत दांतों के ऊपर जमा हो गई है वो डॉक्टर जो हैं वो साफ़ करते हैं, और उससे जो कीटाणु हैं वो भी उनकी भी रोकथाम हो जाती है। और उसके साथ साथ हम पेशेंट्स को ये भी बताते हैं कि किस तरीके से दांतों की या मसूड़ों का और अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। क्या किसी दवाई की आवश्यकता है, किसी माउथ वॉश की आवश्यकता है, वो जो है ट्रीटमेंट के दौरान हम पेशेंट्स को बताते हैं। तो इसके लिए है कि थोड़े से भी लक्षण अगर पेशेंट्स ये देखें तो वो तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लें। जी। और डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर हम बात करें ओरल कैंसर की, तो इस बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, ओरल कैंसर भी ये देखा गया है कि हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है और उसमें हमारा जो ये भारतीय महाद्वीप है, इसमें बहुत ज़्यादा अब कुछ समय से ये देखने को आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो कारण बताए जाते हैं वो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें तंबाकू खाना या सिगरेट पीने की जो है आदत है। तो उसमें मुंह में या जो मसूड़े हैं या गाल हैं या जीभ है, उनमें लाल या सफ़ेद रंग के धब्बे आना या किसी तरीके का छाला रहना जो कि कुछ काफ़ी हफ्तों तक ठीक ना हो, या किसी तरह की स्वेलिंग रहना, ऐसा शुरुआती जो लक्षण हैं ऐसे होते हैं। तो उसके लिए कई बार मरीज़ जो हैं वो घर में ही इसका इलाज शुरू करते हैं, और वो जो ओरल कैंसर है वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है, स्टेज उसकी जो है वो आगे और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण तो है कि ये जो पदार्थ हैं, जो तंबाकू का सेवन है, सिगरेट का सेवन है, ये बिल्कुल ना करें। और उसके बाद अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण मुंह में, जीभ में, गाल में देखते हैं तो
तो उसके लिए आप जो है डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शुरुआती लक्षणों में इसका जो इलाज है वो बहुत ही कारगर है और उससे हम ओरल कैंसर को बढ़ने से बिल्कुल रोक सकते हैं। जी, यानी ओरल कैंसर का इलाज हो सकता है अगर उसे शुरुआती स्टेज में ही पता लगा जाए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, जब से हमारे दांत आते हैं, दूध के दांत टूटते हैं, पक्के दांत आते हैं जिनको हम कहते हैं, तो तभी से हमें दांतों के बारे में बहुत सा ज्ञान दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो बच्चों के लिए आपकी क्या सुझाव रहेंगे जब उनके जो दांत आए हैं उनका रखरखाव वो किस तरह से कर सकते हैं? जी, तो इसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चों में जैसे दूध के दांत आते हैं उसको एक धारणा बनी हुई है कि उसको इतना महत्व नहीं देते कि दूध के दांत हैं, कुछ साल में निकल जाएंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि दूध के दांतों से ही अगर बच्चे को उनकी जो महत्व है और जो सफाई का महत्व है वो बताया जाए तो वो बड़े होके उसी चीज़ को ही आगे जो है कैरी करेंगे। तो दूध के दांतों में भी ब्रशिंग उसी तरीके से सुबह और शाम करने की जो है बच्चे में आदत डालें और माता पिता ये ध्यान दें कि उनके सामने बच्चे करें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर तक ब्रश करना किसी को भी पसंद नहीं है। और तो ये कि वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं ये नहीं, कई बच्चों में देखा गया कि वो पेस्ट खा लेते हैं, तो वो भी ध्यान दें कि वो पेस्ट ना खाएं, है ना। और ये जो आदत है ये उनमें शुरू से ही डालने की, और उनमें भी अगर दूध के दांतों में भी अगर किसी तरीके की कैविटी होती है या कहीं पे कोई दर्द होता है तो उसके लिए भी वो डॉक्टर के पास जाएं, और उसके लिए अलग विशेषज्ञ होते हैं बच्चों के जो दांतों के लिए, और उनसे वो इलाज करवाएं। और उससे आने वाले जो दांत हैं, जो परमानेंट दांत या पक्के दांत बोलते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन जो है नहीं होता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई बचपन की, लेकिन उम्र का एक पड़ाव वो भी आता है जब हमारे सारे दांत टूट जाते हैं या फिर कभी कोई हादसा या कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिस वजह से हमारे दांत हमारे मुंह में नहीं रहते हैं। तो उसके लिए क्या मेडिकल साइंस में या डेंटल साइंस में कुछ इलाज है उसके लिए? बिल्कुल जी। तो इसमें दांतों का किसी भी प्रकार से नहीं रहना एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि दांतों की जो कैविटीज़ हैं या पायरिया है, उस वजह से जो है दांत नहीं रहते, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, नए लगवाने के लिए हमारे पास पहले के समय में सिर्फ वो जबड़ा होता था जिसको हमें निकालना पड़ता था, रात को उसको धो के पानी में रखना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। और उसके बाद अब कुछ समय से हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम फिक्स डेंचर बोलते हैं। फिक्स डेंचर में हम एक दांतों को फिक्स किया जाता है जो उस मरीज़ के जो अपने दांत हैं उनके द्वारा। इसी में ही आगे जो और नई तकनीक आई है उसको हम डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स भी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम फिक्स दांत जो है वो मरीजों को दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से जो हैं वो जो टूटे हों या ख़राब हो गए हों। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की डेंटल इम्प्लांट्स की, तो इस बारे में हम आपसे थोड़ा ज़्यादा जानना चाहेंगे। डेंटल इम्प्लांट क्या है और ये किस तरह की तकनीक है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि डेंटल इम्प्लांट्स एक नई पद्धति है। इसमें एक टाइटेनियम जो एक धातु है उसका स्क्रू रूपी एक इम्प्लांट, उसको एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी के द्वारा हम हड्डी के अंदर जो है उसका प्रत्यारोपण करते हैं जी। और उसको कुछ समय दिया जाता है जिसमें उसका जो है वो घाव जो है भर जाता है। तो उसमें हम 3 से 4 महीने का समय लगता है, जिसमें वो जो टाइटेनियम स्क्रू है, जो इम्प्लांट है, वो हड्डी के साथ जुड़ जाता है। और 4 महीने बाद उसके डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं कि उसका किस तरीके से हड्डी जुड़ चुकी है। उसके बाद उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है और उससे मरीज को एक फिक्स, एक परमानेंट दांत जो है वो मिल जाता है, जिसको वो खाने के लिए भी बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल कर सकता है जितना कि वो अपने दांतों को कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम डेंटल इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ एज लिमिट रहती है कि इस एज से इस एज के लोग ही डेंटल इम्प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें जो बच्चों के लिए तो हम डेंटल इम्प्लांट्स का नहीं परामर्श देते। जिनकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी है 18 साल 20 साल, उसके बाद ही हम डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जो है उनको सलाह देते हैं। और जो बड़े लोगों में इसकी कोई भी समय सीमा या आयु सीमा नहीं है तो वो लगा सकते हैं। इसमें डॉक्टर के पास जाके उनको जो हड्डी की जो
क्वालिटी है वो चेक करवानी पड़ती है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर वो सब जो है वो नॉर्मल पाए जाते हैं तो उनमें डेंटल इम्प्लांट किया जा सकता है। इसमें भी जैसे मैंने बताया, मैं जब भी दांतों या मुंह के स्वास्थ्य की बात करता हूं तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो तंबाकू का सेवन है वो दांतों की बीमारी को बहुत बढ़ाता है और दांतों का किसी भी प्रकार का जो इलाज है उसका जो प्रभाव है उसको बहुत कम कर देता है। तो वही चीज़ डेंटल इम्प्लांट्स में भी है। तो जो भी लोग तंबाकू सेवन करते हैं उनमें डेंटल इम्प्लांट की जो सफलता है वो कम हो जाती है जी। और बाकी तो हर उम्र में जो है डेंटल इम्प्लांट लगाए जाते हैं और इससे देखने के लिए भी आपको अपने दांतों जैसा एहसास होगा और खाने के लिए भी जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें कुल कितना समय लग जाता है अगर किसी को अपने डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने हो तो कितना ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी? जी, जैसे मैंने बताया कि पहले जब पेशेंट चाहते हैं कि उनके इम्प्लांट्स लगें या दांत नहीं हैं तो उनकी जो हड्डी की पूरी जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, एक्सरेज किए जाते हैं और उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी के द्वारा हम डेंटल इम्प्लांट जो है वो डाल देते हैं पेशेंट्स में जी। और उसके 3 या 4 महीने बाद उस डेंटल इम्प्लांट में जो कैप लगने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। तो आप मानें कि 3 से 5 महीने के अंदर जो है वो डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर कैप लग जाती है, जिससे पेशेंट जो है वो दांत जो है लग सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने सर्जरी की बात की कि डेंटल इम्प्लांट्स में एक सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद अगर किसी ने डेंटल इम्प्लांट लगवाए हैं उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, तो डेंटल इम्प्लांट्स की जो सर्जरी के बाद हम 1 या 2 दिन के लिए मरीज को ये कहते हैं कि वो बहुत सख्त खाना ना खाए और थोड़ा सा नरम और ठंडा खाना खाए। तो बहुत ही ये जो साधारण सी उनको प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, यही रखने को कहा जाता है। कोई और इसमें ज़्यादा मुख्य बात नहीं रहती। और डॉक्टर साहब, एक शंका मन में कहीं ना कहीं रहती है कि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ मेटल हम अपने दांत में, अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं? देखिए, तो इसमें बहुत दशकों के शोध से ये हमने जो ये मेटल है, जो ये धातु है टाइटेनियम, इसके ऊपर बहुत शोध हुए और ये पाया गया कि ये बहुत ही बायोकम्पैटिबल, यानी कि हड्डी और हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके साथ इसका कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट या कोई भी जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होता है और ये हड्डी के साथ जुड़ जाती है बिल्कुल। तो जब ये एक साथ इम्प्लांट और हड्डी जुड़ जाएगी तो वो किसी भी प्रकार का खाने का जो वो है खाने के लिए जो है सक्षम होंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होता। डॉक्टर साहब, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को ओरल हाइजीन से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहें? जी ज़रूर। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपना ब्रशिंग जो है वो सुबह नाश्ता करने के बाद, रात को सोने से पहले ज़रूर करें। बच्चों को भी आदत डालें और साथ में अपने खाने पीने में ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मीठा या तेलीय पदार्थ या ये चीज़ें जो हैं वो कम खाएं। और कोई भी बीमारी दांतों के संबंधित हो तो उसके लिए तुरंत जो है डॉक्टर का परामर्श लें, उनको दिखाएं, ताकि ये बीमारी जो है बिल्कुल निचली स्तर पर ही जो है उसको हम देख सकें और उसका जो है इलाज कर सकें। जी, तो डॉक्टर दीपक शर्मा, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज दी गई जानकारी का आप भी लाभ उठाएंगे और अपनी प्यारी सी मुस्कान को बनाए रखने के लिए डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों का ज़रूर अनुपालन करेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।